वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक बोहरे और आपका बहुत बहुत स्वागत है सृष्टि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके समक्ष वर्ल्ड मैप या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। ये हमारी क्लास दो पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, जिसमें एक पार्ट में मैं आपके साथ हर महाद्वीप के राजनीतिक अर्थात पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही जो हमारी दूसरी क्लास रहेगी वो भौगोलिकता पर आधारित रहेगी, अर्थात उसके जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट पर हम बात करेंगे। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के आज के टॉपिक में हम उसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। एक्चुअल में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम बात करेंगे कि इसमें कितने देश हैं, उनकी राजधानी क्या है और साथ में वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्लियर। और साथ में इसमें थोड़ा सा आपका ज्योग्राफिकल टच भी रहेगा, बट ऑब्वियस है। क्लियर। अब यदि हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको एक कॉपी में नोट करते जाएं, यानी कि अपने नोट्स बनाते जाएं, ताकि हर एक कॉन्टिनेंट के साथ आपको ये पता चल सके कि आपने क्या पढ़ा। और साथ में जो इससे पहले वाली क्लास थी जिसका टॉपिक था इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ल्ड मैप, उसमें हमने सागर, महासागर के बारे में और जलसंधियों के बारे में डिस्कशन किया था। तो एक बार ये वीडियो देखने से पूर्व आप वहां पर जाकर वो वाली क्लास अवश्य देख लें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्लियर। यदि हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे वर्ल्ड में है। और इन 7 कॉन्टिनेंट्स में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा, सबसे बड़े महाद्वीप की यदि हम बात करें तो वो कौन सा है? सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप। क्लियर। ये पीडीएफ आपको सृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराती जाएगी। क्लियर। तो सबसे बड़े महाद्वीप की यदि हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है एशिया महाद्वीप, जो कि जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा है। क्लियर। तो पहले आया एशिया। एशिया के बाद जो सेकंड नंबर पर आया है वो है अफ्रीका महाद्वीप। सबसे पहले एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के बाद आता है नॉर्थ अमेरिका अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। क्लियर। ये उत्तर है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। एंड उत्तर अमेरिका महाद्वीप के बाद हमारा आता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो यदि हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो ये विश्व में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे बड़ा होने के साथ ही यदि यहां पर देशों की संख्या ली जाए तो याद रखें कि इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज, यानी कि टोटल देशों की संख्या कितनी है? इसमें देशों की कुल संख्या है लगभग 13। और इन 13 देशों में ऑब्वियस है कि सबसे बड़ा भी कोई देश होगा। तो इन 13 देशों में जो सबसे बड़ा देश है उसका नाम है, यहां पर एक सेकेंड, इसका सबसे बड़ा देश है ब्राजील। सबसे बड़ा देश है इसका ब्राजील। और याद रखें कि सबसे बड़ा होने के साथ ही ये एक ऐसा देश भी है ब्राजील का, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का, जो कि सर्वाधिक देशों के साथ सीमा बनाता है। अब यदि इसमें देशों की संख्या हम निकालें तो देशों की संख्या है 13, बट यदि यहां पर हम देखें कि ब्राजील कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आप एक बार वर्ल्ड मैप खोलें और वर्ल्ड मैप में देखें ब्राजील दिख रहा है, और ब्राजील को देखें कि वो कितना बड़ा है और ये कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो आपको देखने पर मालूम चलेगा कि लगभग 10 देशों के साथ, एक तो ये भी लगता है हमें कि ये हर देश के साथ सीमा बनाता है, बट ऐसा नहीं है। अब आप मेरे साथ यहां पर देखते जाना, मैं आपको बता रहा हूं कि ब्राजील लगभग कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। तो लगभग ये 10 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। 10 देश के साथ सीमा बनाता है। क्लियर। और इन 10 देशों में अब बचा कितने? तो एक देखो, एक हो गया है ब्राजील, एक हो गया है हमारा, एक हो गया ब्राजील, एक हो गया ब्राजील। अब 10 हो गए हैं कौन से, जिनके साथ ये सीमा बनाता है। अब बचे कितने? 2, क्योंकि नंबर ऑफ कंट्रीज कितनी है? 13। तो ये 2 देश कौन से हैं जिनके साथ सीमा नहीं बनाता? तो ये 2 देशों में एक आता है इक्वाडोर, और इक्वाडोर की राजधानी है क्वीटो। अब मैं एक एक राजधानी बाद में लिखूंगा, यहां पर बस हम ये जानते हैं कि किसके साथ सीमा नहीं बनाता। तो एक इक्वाडोर के साथ नहीं बनाता है और एक नहीं बनाता है ये चिली के साथ सीमा। क्लियर। और बाकी अब जितने भी बचे हुए देश हैं उन सभी के साथ ये सीमा साझा करता है। साथ ही याद रखें कि इस ब्राजील में
दो सिटीज सबसे इंपॉर्टेंट है इस ब्राजील की, दो सिटी मेजर इंपॉर्टेंट है, और ये दो सिटीज कौन सी हैं? तो ये दो सिटीज में एक आती है हमारी रियो डी जेनेरो, क्लियर, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक है रियो डी जेनेरो, एक मेजर सिटी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब ये रियो डी जेनेरो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपने यदि सुना हो तो रियो डी जेनेरो में ही विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जो फैशन ब्रांड्स रहते हैं, एक तो वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, और साथ में जो फैशन आर्टिस्ट रहते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। दैट्स वाई कि इस रियो डी जेनेरो को क्या कॉल किया जाता है? इसे कॉल किया जाता है हमारे द्वारा फैशन सिटी या फिर फैशन नगरी। तो रियो डी जेनेरो को फैशन नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहां पर विश्व के बहुत बड़े बड़े ब्रांड और साथ में बहुत अच्छे जितने भी फैशन आर्टिस्ट रहते हैं वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्लियर। और सेकंड आती है यहां पर एक और सिटी जिसका नाम है सेंटोस, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये सेंटोस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मैं दूसरी साइड यहां पर लिखता हूं कि यदि हम ब्राजील को देखें तो ब्राजील मेनली अपने कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है, यानी कि ये फेमस क्यों है? तो ये फेमस है वर्ल्ड में अपने कॉफी के उत्पादन के लिए, और विश्व में जितनी भी कॉफी का उत्पादन होता है उसका एक अच्छा परसेंटेज हमको कहां पर देखने के लिए मिलेगा? ब्राजील वाले पोर्शन में ही देखने के लिए मिलेगा। और याद रखें कि हमारे यहां जो कॉफी उत्पादित होती है अर्थात इंडिया में, उसकी क्वालिटी उतनी बेहतरीन नहीं रहती, बट ब्राजील में जो कॉफी का उत्पादन आपको देखने के लिए मिलेगा ये बहुत अच्छी गुणवत्ता की कॉफी रहती है। दैट्स वाई कि ब्राजील की कॉफी पूरे विश्व में फेमस है। और ऐसा होता भी है कि अपने यहां उगने वाली कॉफी को ब्राजील विभिन्न देशों में निर्यात करता है, और ये निर्यात करने के लिए सहारा लेता है किसका? तो निर्यात करने के लिए सहारा लेता है सेंटोस बंदरगाह का। बस यही कारण है कि सेंटोस बंदरगाह को कॉल किया जाता है कहवा पत्तन, क्लियर, इसे कॉल किया जाता है कहवा पत्तन। हिंदी में पत्तन का अर्थ होता है बंदरगाह, क्लियर। तो सेंटोस बंदरगाह को कहवा पत्तन भी कॉल किया जाता है, और मगर यहां पर कहवा पत्तन बंदरगाह कॉल किया जा रहा है, कॉफी पोर्ट कॉल किया जा रहा है सेंटोस को। बट याद रखें कि कॉफी सिटी कुछ और होगी, क्लियर, यानी कि सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कहीं और हो रहा है ब्राजील में, क्लियर। अब यदि यहां पर हम बात करें तो इस ब्राजील का सबसे बड़ा नगर, यानी कि यहीं पर मैं लिखता हूं कि ब्राजील का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? इसी ब्राजील का सबसे बड़ा नगर है साओ पोलो, क्लियर, कौन सा है? यह है साओ पोलो। और साओ पोलो के बारे में आप एक बात याद रखें कि पूरे दक्षिणी गोलार्ध का यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर का ये सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी सिटी है ये साओ पोलो, जो कि सिचुएटेड कहां पर है, कहां पर आती है? ये आपको दिखाई देती है ब्राजील वाले पोर्शन में। सबसे बड़ी सिटी या हिंदी में बात करें तो सबसे बड़ा नगर है, कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर। यानी कि हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप स्टार्ट किया। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में हमने देखा कि ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक सेकंड, ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहला कौन सा है? पहला आता है एशिया, सेकंड आता है अफ्रीका, थर्ड है उत्तर अमेरिका अर्थात नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, एंड फोर्थ आता है हमारा साउथ अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, क्लियर। इसमें देशों की कुल संख्या है 13, जिनमें से सबसे बड़ा देश है ब्राजील, और जो कि 10 देशों के साथ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है, और जिन दो के साथ नहीं करता है उनमें एक आता है इक्वाडोर और एक है चिली, इनके साथ सीमा नहीं बनाता है। अब मैं आपको मैप बनाऊंगा और मैप बनाकर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इक्वाडोर कहां पर है, चिली कहां पर है, ब्राजील कहां पर है, और ऐसे अन्य देशों के बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। बस थोड़ा सा आप मेरे साथ संयम बनाए रखें, क्लियर। इसी प्रकार इसी ब्राजील की दो फेमस सिटीज हैं, एक है रियो डी जेनेरो जिसको कहा जाता है फैशन सिटी या फिर फैशन नगरी, और दूसरी है सेंटोस जिसे कॉल किया जाता है कहवा पत्तन। क्यों कॉल किया जाता है? क्योंकि ब्राजील मेनली जाना जाता है अपने कॉफी उत्पादन के लिए, और यहां पर उत्पादित होने वाली कॉफी को बाहर भेजने के लिए मेनली यूज किया जाता है सेंटोस बंदरगाह का। दैट्स वाई कि इसे कहवा पत्तन या कॉफी पोर्ट का नाम दिया जाता है, क्लियर, इतनी बात है। अब इसी की सबसे मेजर इंपॉर्टेंट सिटी है साओ पोलो,
क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी सिटी भी मानी जाती है, साथ ही ये पूरे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी सिटी में भी इसका नाम आता है। अब ये दक्षिणी गोलार्ध क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो यदि हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो याद रखिएगा कि ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप आता कहां पर है, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक्चुअल में आपको सिचुएटेड दिखाई देगा दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। यहां पर मैं हाईलाइट करके और नोट करके आपके सामने एक बात लिखता हूं, क्लियर? यह है नोट। यदि यहां पर मैं एक बात लिखूं कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप किस गोलार्ध में आता है, किस गोलार्ध में आता है, तो आप पाएंगे कि यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में आपको देखने के लिए मिलेगा। किस गोलार्ध में? तो एक हुआ दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में ये आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगा। अब ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध क्या होता है, तो आप में से आधे लोगों को ये बात पता होगी कि एक्चुअल में गोलार्ध क्या होता है। तो गोले का आधा भाग को हम मानते हैं गोलार्ध, सीधी सी बात है। बट यहां पर यदि ज्योग्राफी की कंडीशन में हम उठाएं तो इसको थोड़ा समझ लेना, और यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। बट यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, तो उनके लिए मैं ये बात बता रहा हूं, क्लियर? यदि हम यहां पर गोलार्ध की बात करें तो याद रखिएगा कि हमारी पृथ्वी में टोटल नंबर ऑफ कितने गोलार्ध हैं, तो सामान्य रूप से यदि हम देखें तो हमारी पृथ्वी में 8 गोलार्ध हैं। और ये 8 गोलार्ध कौन से हैं, तो यदि मैं यहां पर दिशाएं बनाऊं तो एक तो हो जाती है ये दिशा, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड है ना, एक होती है उत्तर और दक्षिण, क्लियर? एक हम मानते हैं पूरब और पश्चिम, क्लियर? इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। एक होती है उत्तर और दक्षिण, और एक हम मानते हैं कि पूर्व और पश्चिम, मतलब कि एक हो जाती है ये, क्लियर? और दो और दिशाएं होती हैं, यानी कि एक हो गया उत्तर, यहां पर लिख दूं मैं, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया नॉर्थ यानी कि उत्तर। नीचे वाला ऑब्वियसली हो गया दक्षिण, दक्षिण उत्तर दक्षिण। इस साइड वाला हमने माना यह है पूर्व अर्थात ईस्ट, और यह है हमारा पश्चिम, क्लियर? यह है हमारा पश्चिम। इसके अलावा और 4 दिशाएं होती हैं। यदि हम ज्योग्राफी में देखेंगे तो ज्योग्राफी में और 4 दिशाएं होती हैं, पश्चिम अर्थात वेस्ट। अब ये कौन कौन सी दिशाएं हैं, तो इनको समझने के लिए ये है नॉर्थ, यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, ये है नॉर्थ, एंड नीचे वाली ऑब्वियस है कि ये है साउथ। यदि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, क्लियर? यदि यहां पर हम देखें तो और 2 दिशाएं हैं, और ये 2 दिशाएं कौन सी हैं, तो एक है उत्तर और पूर्व के मध्य की, जिसे हम कॉल करते हैं उत्तर पूर्व, जिसे कहा जाता है उत्तर पूर्व दिशा, क्लियर? अर्थात नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, क्लियर? अब उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा, यह हुआ यह हुआ दक्षिण और यह हुआ पूर्व। तो दक्षिण पश्चिम के मध्य की दिशा, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, अर्थात इसे कॉल किया जाएगा साउथ ईस्ट, क्लियर? ठीक इसी प्रकार यदि यहां पर हम देखें तो एक दिशा यहां पर होगी जिसे कॉल किया जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, या फिर इसी को हम बोलें तो साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ठीक इसी प्रकार ऊपर भी एक दिशा होगी जिसे कॉल किया जाएगा, यह है उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, या इसे कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्लियर? तो इस प्रकार यदि हम देखें तो टोटल हमारे पास 8 दिशाएं हैं। और अभी हमने क्या बोला कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये जो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये यहां कहीं पर आपको स्थित देखने के लिए मिलेगा। कहां पर? तो लगभग ये वाले भाग में, यहां से प्रारंभ होता है, भूमध्य रेखा से प्रारंभ होता है और ये जाता है नीचे तक, और नीचे आपको देखने के लिए मिलती है मकर रेखा। और इसीलिए हम इसको, और साथ में ये है आपकी कौन सी, एक्चुअल में हम ये कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की। ये जो उत्तर और दक्षिण हमने बांटा, ये ऊपर एक देशांतर रेखा है ये वाली, और ये है अक्षांश रेखा है, क्लियर? इसके बारे में डिटेलिंग में हम बात करेंगे किसी और वीडियो लेक्चर में। बट यहां पर आपको बस इतना याद रखना है कि यहां पर सिचुएटेड, यहां पर आपको स्थित दिखाई देता है क्या, यहां स्थित दिखाई देता है आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, क्लियर? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि एक तो ये दक्षिणी गोलार्ध में है
और दूसरा ये पश्चिमी भाग में है, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं कि ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इतनी बात क्लियर है। अब इसके आगे जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं। तो ये हो गई हमारी 8 दिशाएं और ये है हमारा दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। अब आप समझ गए होंगे। इसके पश्चात यदि हम देखें तो इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, क्लियर, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये जो साओ पोलो है जो कि ब्राजील का एक स्थान है, इस पूरे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी सिटी मानी जाती है। बस मैंने ये बात यहीं पर इसीलिए लिखी थी कि इस दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी सिटी है ये साओ पोलो। क्लियर है। यदि हम यहां पर लेते हैं तो ये हो गया हमारा ब्राजील। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है किसकी, इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, कि इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो 13 देश आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 13 देशों में से लगभग 10 देशों के पास, 10 नहीं 11 देशों के पास अपनी खुद की समुद्री सीमा है। अर्थात ये प्रत्यक्ष रूप से पालन करते हैं एनक्लोज समझौते का। एनक्लोज समझौता क्या है, तो बेसिकली वे सभी देश जो कि किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी सागर से सीमा बनाते हैं, उनका समुद्रों पर अधिकार करने के लिए वर्ष 1982 में 1982 में यूएन की मध्यस्थता से एक संधि की गई जिसको एनक्लोज ट्रीटी या एनक्लोज संधि के नाम से जाना गया। ले तो एनक्लोज समझौते के हिसाब से इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के आधे से अधिक लगभग 90% देश इसका पालन करते हैं और किसी ना किसी सागर या महासागर के साथ सीमा बनाते हैं। केवल 2 देश हैं यहां पर जो स्थल रुद्ध है। मतलब कि यदि यहां पर हम स्थल रुद्ध देशों की बात करें तो यहां स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है, ये वाला पोर्शन हो गया क्लियर। यहां स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है, यहां स्थल रुद्ध देश है लगभग 2 स्थल रुद्ध देश, तो इनकी संख्या होती है लगभग 2। अब ये स्थल रुद्ध देश क्या होते हैं, तो ऐसा स्थल खंड जो कि चारों ओर से स्थल खंड से ही घिरा हो को कॉल किया जाता है, को कहा जाता है स्थल रुद्ध देश। अर्थात अ पार्ट ऑफ लैंड इज सराउंडेड बाय 4 साइड ऑफ वाटर कॉल्ड लैंडलॉक कंट्री। क्लियर, या फिर स्थल रुद्ध देश, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है लैंडलॉक कंट्री। जैसे हमारा नेपाल है, नेपाल को यदि आप देखेंगे तो उत्तर में आपको नजर आएगा चाइना, यदि आप पूर्व में जाएंगे तो भूटान या फिर सिक्किम वाला पार्ट। क्लियर, यदि आप वेस्टर्न पार्ट में देखेंगे, इसी के पश्चिमी भाग में देखते हैं तो आपको नजर आता है उत्तराखंड। क्लियर, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इसको हम क्या कॉल करते हैं कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यानी कि एक स्थल रुद्ध देश है। ठीक उसी प्रकार यहां दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी 2 लैंडलॉक कंट्रीज आपको दिखाई देंगी, और ये 2 लैंडलॉक कंट्रीज कौन सी हैं, तो एक है बोलीविया। क्लियर, एक आती है हमारी बोलीविया, और बोलीविया को यदि हम देखें तो बोलीविया की राजधानी है लापाज। क्लियर, एक है हमारी बोलीविया, बोलीविया की राजधानी है लापाज। और इस लापाज के बारे में आपको यह बात याद रखनी है कि लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्या बोला मैंने कि एक स्थल रुद्ध देश का नाम है बोलीविया, बोलीविया की राजधानी है लापाज, और लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। क्लियर, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है, कौन सी, लापाज। क्लियर, तो यह बात आपको याद रखनी है। सेकंड है परग्वे, सेकंड आती है परग्वे, और यदि परग्वे की बात करें तो परग्वे की राजधानी है असुनसियन। क्लियर, सेकंड कंट्री है स्थल रुद्ध या फिर लैंडलॉक्ड, इसका नाम है परग्वे, और परग्वे की राजधानी है असुनसियन। असुनसियन। क्लियर है, ये 2 लैंडलॉक कंट्रीज आपको नजर आएंगी, कहां पर नजर आएंगी, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। बट याद रखें कि यहां पर एक कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट हो सकता है। ब्राजील के बारे में मैंने बताया था, ये 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है। ये कौन से हैं, एक है इक्वाडोर और एक है चिली। और यहां पर मैं 2 लैंडलॉक कंट्रीज की बात कर रहा हूं, अर्थात ये 2 देश जो किसी भी सागर या किसी भी महासागर के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। इनका नाम है, एक है इक्वाडोर और एक है हमारा चिली वाला पोर्शन। क्लियर, अब इसके बाद आपको याद रखना है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एकमात्र महाद्वीप है जो कि दक्षिणी सागर के साथ सीमा बनाता है। अर्थात इसके अलावा और ऐसा कोई भी महाद्वीप नहीं है जो कि दक्षिणी सागर के साथ सीमा बनाता हो।
क्या है दक्षिणी सागर? तो एक बार आप मेरे साथ सुनिएगा कि यदि आप देखें तो वर्ल्ड में आपको 7 कॉन्टिनेंट्स तथा 5 महासागर देखने के लिए मिलेंगे, और इन 5 महासागरों में अकेले 3 महासागरों के साथ सीमा साझा करता है कौन? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब यहां पर हम बढ़े, इससे पहले मैं आपको एक वर्ल्ड, यहां पर एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का मैप ड्रॉ कर रहा हूं, और उस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लगभग आपको एटलस लेकर तो बैठना ही है, बट मैपिंग के अनुसार मैं यहां पर एक एक देश को ड्रॉ करूंगा और उसकी लोकेशन आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में यहां पर मैं थोड़ा सा मैप आपके साथ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का भी डिस्कस करूंगा। कारण क्या है? हमको राजनीतिक इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझना है। क्लियर? चलिए, तो यदि यहां पर मैं मैप ड्रॉ करूं तो देखिएगा, यह है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। क्लियर? इसी के नीचे आपको दिखाई देता है, अच्छा, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये वाला जो तट है इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा बनाता हूं। वो क्यों है? क्योंकि अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से मैंने क्यों बनाया है, अभी मैं आपको बताऊंगा। क्लियर? यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, इसको एक काम करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया बड़ा। क्लियर? अब यदि यहां पर हम देखें तो ये वाला जो तट आपको दिख रहा है, इसी के नीचे यदि, इसी के ऊपर यदि हम जाते हैं तो ऊपर साइड आपको यहां, अरे ये क्या हो गया, हाँ, ऊपर यहां पर आपको दिखाई देता है कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र। यह है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। क्लियर? यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, यह है हडसन बे, यह है मैक्सिको गल्फ। इसका काम नहीं है इसलिए मैंने इसको रफली बनाया है। तो यहां पर बस आप एक बार देखना कि यह है अलास्का वाला रीजन, यह है कनाडा, यह है यूएसए, और नीचे आता है मैक्सिको। क्लियर? यहां पर खत्म होता है हमारा मैक्सिको, और मैक्सिको से नीचे स्टार्ट होता है मध्य अमेरिका, अर्थात मिडिल अमेरिका कॉन्टिनेंट, या फिर मध्य अमेरिका महाद्वीप का हम इसको नाम देते हैं। ये जो मध्य अमेरिका है, याद रखें कि ये एक्चुअल में भाग है किसका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। बट इसको अलग से कॉल हम क्यों करते हैं? क्योंकि यदि आप यहां मैक्सिको से प्रारंभ करेंगे, मैक्सिको से प्रारंभ करते हुए मध्य अमेरिका, और मध्य अमेरिका के पश्चात पूरे के पूरे दक्षिण अमेरिका को कॉल किया जाता है लैटिन अमेरिका। यानी कि यदि यहां पर मैं बताना चाहूं कि एक्चुअल में ये जो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भाग है किसका? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भाग है लैटिन अमेरिका का। व्हाट इज लैटिन अमेरिका? लैटिन अमेरिका का मतलब कुछ नहीं है, जो आपने पहले बहुत से वर्ड सुने होंगे ना कि ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा कहां बोली जाती थी? तो एक्चुअल में जहां पर लैटिन भाषा बोली जाती थी उसी को हमने क्या बोल दिया है? लैटिन अमेरिका। अब लैटिन अमेरिका की यदि हम बात करते हैं तो यहां पर मैं फिर से कलर चेंज करता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये भाग है किसका? ये भाग है लैटिन अमेरिका का। ये क्या हो गया? लैटिन अमेरिका का भाग है। और लैटिन अमेरिका में कौन कौन आते हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं? तो कुछ नहीं करना है, आपको मैक्सिको से उठा के पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका स्टार्ट कर देना है। यानी कि यहां पर यदि हम देखें तो इसमें कौन कौन से भाग आएंगे? एक तो आएगा हमारा मैक्सिको, और ये मैक्सिको कहां पर है? ये मैक्सिको आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। क्लियर? यूएसए के नीचे। ये कहां पर है? तो ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप का भाग, नॉर्थ अमेरिका। यहां पर मैंने नॉर्थ अमेरिका लिखा है NA। मैक्सिको के बाद आप इसमें शामिल कर लेते हैं मध्य अमेरिका को, तो मध्य अमेरिका इसमें शामिल हो जाता है। अब मध्य अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट जब मैं आपके साथ प्रारंभ करूंगा तो मैं वहां पर आपको ये बताऊंगा। क्लियर? और ऑब्वियसली किसमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज 8 हैं, है ना? और जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट है, ग्वाटेमाला, सेल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। क्लियर? यहीं पर आपको क्यूबा वगैरह भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ये सभी देश मध्य अमेरिका में शामिल किए जाते हैं, जमैका वगैरह। क्लियर? इसी के बाद पूरा का पूरा साउथ अमेरिका, अर्थात पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यानी कि दक्षिण अमेरिका में जितने भी देश हैं लगभग 13, तो इन सभी को शामिल किया जाता है किसमें? इस लैटिन अमेरिका वाले क्षेत्र में। और इन सभी को संयुक्त रूप से हम क्या कॉल करते हैं? तो इन्हीं को संयुक्त रूप से कॉल किया जाता है लैटिन अमेरिका। यानी कि यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए लैटिन अमेरिका में से लैटिन अमेरिका में
निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन यूएसए, मेक्सिको, ब्राजील या फॉकलैंड। तो यूएसए शामिल नहीं है, फॉकलैंड आएगा। फॉकलैंड कहां पर है अभी मैं बताता हूं, क्लियर। वैसे फॉकलैंड को देखा जाए तो ये भौगोलिक रूप से आता है किसके अंतर्गत? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत, पर अधिकार है इसका, अधिकार है इस पर यूके का। कहां पर है अभी मैं बताता हूं, क्लियर। तो ये लैटिन अमेरिका का भाग है। सेकेंड बात कि यहां पर, अब यहां से मतलब कि मैक्सिको से प्रारंभ होगा और मैक्सिको के बाद ये पूरा दक्षिण अमेरिका को कवर करते, पूरे मध्य अमेरिका को कवर करते हुए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पूरा का पूरा लैटिन अमेरिका के अंतर्गत आएगा। अब ये बस इतना ही काम था इस मैप का। अब इसके बाद मैं ऊपर वाला मैप डिलीट कर देता हूं, क्लियर। तो यदि आप यहां पर देखें तो यह है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, क्लियर। यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका के उत्तर में यदि आप देखेंगे तो उत्तर में आपको एक देश देखने के लिए मिलेगा। ये यहां पर एक देश देखने के लिए मिलेगा। इस देश का नाम है कोलंबिया। क्या है ये? यह है कोलंबिया। यहां पर मैं लिख देता हूं, यह है कोलंबिया। क्लियर, ये कोलंबिया। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के यदि आप पूर्वी भाग में देखें, क्लियर, यहां पूर्वी भाग में यदि आप देखेंगे तो यहां एक सागर आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये सागर कौन सा है? यहां एक सागर आपको देखने के लिए मिल रहा है और इस सागर का नाम है अटलांटिक महासागर, जिसमें अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को हमने इससे पहले की वीडियो में दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। और ये दो पार्ट कौन से थे? तो एक आया था हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा एक हमारा आया था दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप एक्चुअल में उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक दोनों महासागरों के साथ सीमा साझा करता है। जैसे जब आप साउथ में आएंगे तो यहां आपको देखने के लिए मिलता है दक्षिणी अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। और जब आप उत्तर में जाते हैं तो उत्तर में आपको देखने के लिए मिलता है उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी कि कहां? ये वाले पोर्शन में। यह है उत्तर अटलांटिक महासागर। और इसी उत्तर अटलांटिक महासागर का ही भाग है यहां पर कैरेबियन सागर। ये वाले पोर्शन में हमें दिखाई देता है कैरेबियन सागर। और इसी कैरेबियन सागर में ही आपको कुछ छोटे छोटे द्वीप, बहुत ज्यादा मोटा है ये, क्लियर। इसी कैरेबियन सागर में आपको कुछ छोटे छोटे द्वीप देखने के लिए मिलेंगे या द्वीपीय देश देखने के लिए मिलेंगे। इन्हें कॉल किया जाता है कैरेबियन कंट्रीज, क्लियर। यह है हमारा कैरेबियन सागर। और इसी कैरेबियन सागर के साथ सीमा बनाता है कौन? ये कोलंबिया। यानी कि यदि हम कोलंबिया देश को देखें तो एक्चुअल में ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा देश है जो कि अटलांटिक महासागर के कैरेबियन सागर को किससे जोड़ता है या फिर किससे अलग करता है? तो ये अलग करता है यहां पर मौजूद प्रशांत महासागर से। यहां पर आपको दिखाई देता है पैसिफिक ओशन या फिर प्रशांत, पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। क्लियर। इन दोनों को पृथक करने का कार्य कौन कर रहा है? तो पृथक करने का कार्य कर रहा है कोलंबिया। अर्थात ये प्रशांत महासागर के साथ भी सीमा बनाता है और साथ ही अटलांटिक महासागर के किस सागर के साथ? को कैरेबियन सागर के साथ ये सीमा साझा करता है। और कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ती है? तो याद रखिएगा कि कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से, साथ ही उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से पृथक करने का कार्य कौन करती है? तो यहां पर आपको दिखाई देती है एक जल संधि जिसे कॉल किया जाता है, जिसे कॉल किया जाता है पनामा नहर। क्लियर। यह है एक जल संधि जिसे कॉल किया जाएगा, एक सेकेंड, ओके, इसे कॉल किया जाता है पनामा नहर। पनामा नहर। याद रखें कि पनामा नहर एक्चुअल में आती है किस देश में? ये आती है पनामा देश में। ये सिचुएटेड है पनामा देश में, पनामा में है।
बट इसके निर्माण की प्रक्रिया या फिर इसके निर्माण के बारे में प्रथम बार प्रयास कब किया गया या फिर प्रथम बार सोचा कब गया, तो 15वीं शताब्दी, क्लियर, 15वीं सदी में इसके बारे में प्रथम बार विचार किया गया था। और यह विचार क्यों हुआ था, तो जो मैंने अभी आपके सामने उत्तर अमेरिका महाद्वीप का वर्ल्ड मैप ड्रॉ किया था, इसमें आप देखें कि जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप, एक और बार मैं रफली ड्रॉ करता हूं यहां पर कि यह अलास्का वाला रीजन, ठीक, इससे आप नीचे आते हैं तो यह है कैलिफोर्निया, और इसी के नीचे आता है मेक्सिको, एंड देन ये क्वीन एलिजाबेथ ग्रुप ऑफ आइलैंड, हडसन की खाड़ी, मेक्सिको गल्फ, एंड देन ये, क्लियर। यदि आप देखेंगे तो यह है यूएसए वाला पोर्शन, यह है यूएसए के पूर्वी तट को जब पश्चिमी तट से जोड़ना था, यानी कि सपोज ऐसा करें कि यूएसए में आप पूर्वी भाग पर खड़े हुए, पूर्वी भाग से आपको पश्चिमी भाग में जाना है, क्लियर, तो उसके लिए आपको ये पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप क्रॉस करना पड़ेगा। अब दिमाग मत लगाना कि पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग में जाना है तो डायरेक्ट स्थल रूप से चले जाओ ना, यानी कि यहां से उपयोग कर लो, वही कौन सा टैक्स लग रहा है ना, ऐसा नहीं होता। जहाज को कैसे ले जाओगे, ये बात है ना। तो यदि यहां पर हम देखें तो यदि आपको जहाज इस पूर्वी तट से इस पश्चिमी तट में ले जाना है तो जमीन से ले जा नहीं सकते हैं, तो इसके लिए यदि आपको यहां से यहां आना है तो इस पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्रॉस करना पड़ेगा। और क्रॉस करने पर जो दूरी आएगी वो आएगी लगभग 21,000 किलोमीटर, यानी कि लगभग 21,000 किलोमीटर की दूरी आएगी। अब इस 21 तो ऑब्वियस है कि समय भी ज्यादा लगेगा, तो 21,000 किलोमीटर की दूरी को कम करने के लिए कुछ ऐसा बनाना था कि सर हम अटलांटिक महासागर को, यानी कि इस महासागर को इस प्रशांत महासागर से, यानी कि विश्व के एक छोर को हम दूसरे छोर से जोड़ दें। इसके लिए यूएसए ने एक रास्ता निकाला कि सर क्यों ना पनामा के पास एक नहर का निर्माण किया जाए। पनामा ही क्यों, तो पनामा कहां पर आ रहा है, मध्य अमेरिका में, और मध्य अमेरिका की चौड़ाई उतनी अधिक है नहीं, और साथ में यहां पर एक झील है जिसका नाम है गाटूर झील। यह गाटूर झील एक प्रकार से पूर्वी पनामा से लेकर पश्चिमी पनामा लगभग पूरा नहीं पर लगभग विस्तृत है, जिसकी चौड़ाई है 80 किलोमीटर। तो कहा गया कि सर इसी की सहायता से क्यों ना एक नहर का निर्माण कर दिया जाए, तो जो एक साइड से कैरेबियन सागर में खुलेगी और दूसरी साइड से ये ओपन होगी कहां पर, प्रशांत महासागर में। तो फिर 15वीं शताब्दी के बाद, यानी कि ये तो बात है बहुत टाइम बाद की, बट विचार शुरू हो गया था 15वीं सदी में। फिर यूएसए ने बनाई इस पनामा नहर को, यानी कि यूएसए ने निर्माण किया इस पनामा नहर का, और इसीलिए पनामा देश में होने के बावजूद इस पनामा नहर पर अधिकार अपना कौन बताता है, अपना अधिकार बताता है यूएसए। बट हां आजकल ये डिस्प्यूटेड है, इस पर हम कभी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि एक्चुअल में पनामा नहर का निर्माण क्यों किया गया, ये निर्माण हुआ तो इसमें क्या क्या दिक्कतें थी, और साथ में इसका निर्माण किस किस टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया। यानी कि यदि हम पनामा नहर के बारे में देखें तो पनामा नहर आधुनिक टेक्नोलॉजी का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। कारण क्या था कि जो गाटूर झील है, ये गाटूर झील समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर ऊंची, 26 मीटर ऊंची थी। मतलब कि यदि आपको अटलांटिक, ऐसा यदि मैं बनाऊं कि यह है अटलांटिक महासागर, यह है प्रशांत महासागर, तो यह है हमारी गाटूर झील, कितनी है, 26 मीटर ऊंची। अब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी लगाई जाए कि अटलांटिक महासागर से जो जहाज आ रहा है वो प्रवेश करे कहां पर, वो एक्चुअल में प्रवेश करे इस गाटूर झील में और कोई समस्या ना आने पाए, और इस गाटूर झील में प्रवेश करने के पश्चात वो वापस से उतरे कहां, इस प्रशांत महासागर में, और कोई समस्या ना आने पाए। यार तो ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी का हमें क्या देती है, उदाहरण पेश करती है कि सर यूएसए ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी लगाई कि एक जहाज प्रवेश करेगा, वो गाटूर झील यानी कि 26 मीटर ऊंची झील में भी चले जाएगा, और फिर वहीं से वो फिर से अटलांटिक महासागर यानी कि एक साइड से उतर के दूसरी साइड से प्रवेश करके वो पहली साइड ऐसे आ जाएगा। तो एक प्रकार से कहा जाता है कि पनामा नहर आधुनिक तकनीक का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण पेश करती है सभी के समक्ष, पूरे विश्व के समक्ष। क्लियर? तो याद रखें कि इस पनामा नहर का एक्चुअल में इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्या वर्क है। तो यहां पर यदि आप देखें तो ये पनामा नहर आती है पनामा देश में, जिस पर यूएसए अपना अधिकार बताता है, और ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। साथ ही ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप, इसके ऊपर में है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। क्लियर? उत्तर अमेरिका महाद्वीप को पृथक करती है किससे, तो पृथक करती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से। उत्तर अमेरिका महाद्वीप को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से पृथक करने का कार्य करती है, और ये सीमा बनाती है किसके साथ, तो सीमा बनाती है
दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया देश के साथ। यह है हमारा कोलंबिया। क्लियर। और यदि आप कोलंबिया को देखें तो कोलंबिया की राजधानी, अब मैं यहां पर लिखते जाता हूं, एक सेकेंड, है ना। क्लियर। यदि आप कोलंबिया को देखें तो कोलंबिया यहां पर है। अब मैं यहां पर लिखूंगा, उसको आप नोट करते जाइएगा। क्लियर। यदि हम कोलंबिया को देख रहे हैं तो कोलंबिया की राजधानी क्या है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। अब इसमें जो 13 देश हैं उनके बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। क्लियर। कोलंबिया की राजधानी आती है बोगोटा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लिखते जाइएगा इसको। क्लियर। सेकंड आता है कोलंबिया के ही बाजू में, कोलंबिया के ही साइड में आपको दिखाई देता है वेनेजुएला। क्लियर। यहां दिखाई देता है आपको वेनेजुएला, यह है वेनेजुएला। और वेनेजुएला की राजधानी वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। क्या है? काराकस। रिपीट भी करना है आपको, वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। याद रखें कि काराकस के ही पश्चिमी भाग में, कहां पर? तो इस काराकस के पश्चिमी भाग में आपको एक झील दिखाई देती है, और यह झील कौन सी है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि काराकस के पश्चिमी भाग में जो आपको झील दिखाई दे रही है, यह झील एक्चुअल में कौन सी है? तो यह झील है मराकाइबो झील। एटलस में आप मार्क करिएगा इसको, यह है मराकाइबो झील। और ये मराकाइबो झील हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि विश्व में कहीं सर्वाधिक मात्रा में पेट्रोलियम के संचित भंडार मौजूद हैं, संचित भंडार मतलब कि यहां पर सबसे अधिक मात्रा में आपको पेट्रोलियम देखने के लिए मिलेगा, इतना अधिक सऊदी अरब पीछे हो जाएगा। क्लियर। तो यहां पर विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम के भंडार आपको देखने के लिए मिलते हैं। कहां है? तो यह है वेनेजुएला। यहां पर मैं नंबरिंग कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना होने पाए। ये 1 है। क्लियर। तो 1 है, 1 नंबर को मैंने यहां पर लिखा हूं। क्लियर। जैसे जैसे मैं नंबरिंग करूंगा वैसे वैसे आप देखते जाएंगे। क्लियर। तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, पश्चिम में आता है मराकाइबो झील, और यह जानी जाती है विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम के संचित भंडार के लिए। क्लियर। सेकंड बात है कि इसी के बाजू में जब आप देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देता है गुयाना, सेकंड नंबर गुयाना। इसी के बाजू में सूरीनाम, थर्ड नंबर। और इसी के बाजू में आपको दिखाई देता है फ्रेंच गुयाना। क्लियर। यानी कि सेकंड नंबर पर क्या आया? सेकंड है हमारी गुयाना। गुयाना की राजधानी है जॉर्ज टाउन। क्या है इसकी राजधानी? जॉर्ज टाउन। नॉट सो इंपॉर्टेंट, बस राजधानी याद करो, 1 लाइन फैक्ट में। आगे बढ़ते हैं। क्लियर। यह है जॉर्ज टाउन। थर्ड है हमारी सूरीनाम। सूरीनाम, इसकी कैपिटल थोड़ी सी टफ है कि इसका नाम है परामारिबो। क्लियर। यह है परामारिबो, सूरीनाम की कैपिटल। एंड फोर्थ पर देखो, फोर्थ ही है ना? नहीं सॉरी, अभी इसको रफ कैसे करूं मैं? यह सूरीनाम एंड ये है फोर्थ। क्लियर। तो फोर्थ में आपको दिखाई देगा फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। और फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केयन। ठीक, केयन। फ्रेंच गुयाना की राजधानी है केयन। क्लियर। तो ये 5 हो गए, यानी कि सबसे पहले कोलंबिया, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, कोलंबिया के बाद वेनेजुएला, काराकस, काराकस के पश्चिम में मराकाइबो झील, मराकाइबो झील विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम के संचित भंडार के लिए जानी जाती है। देन गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन और सूरीनाम की राजधानी परामारिबो, फ्रेंच गुयाना की केयन। अब हम दूसरी साइड आएंगे। क्लियर। तो यहां पर अभी हमने क्या देखा था दूसरे वाले, यदि हम इस स्लाइड में जाते हैं कि यहां पर 2 स्थलरुद्ध देश आपको देखने के लिए मिल रहे थे ना, ये 2 स्थलरुद्ध देश देखने के लिए मिले थे, एक बोलीविया और एक लापास, और एक था परग्वे और परग्वे जिसकी राजधानी असुनसियन। क्लियर। इसी प्रकार ये ब्राजील 10 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा था, और इन 10 देशों में
जो नहीं थे, जिनके साथ नहीं कर रहा था, ये थे इक्वाडोर और चिली। तो बस जो इक्वाडोर है ये आपको दिखाई देगा अब, है ना, ये कहां पर आता है, तो इस वाले भाग में यहां पर आपको दिखाई देता है इक्वाडोर। छोड़ो इसको ऐसे ही रहने देना, है? यहां पर आपको दिखाई देता है यह है इक्वाडोर। क्लियर, यहीं पर लिख दूं, नहीं, 5th नंबर। तो इक्वाडोर की राजधानी है क्वीटो, 5th नंबर पर इक्वाडोर है और इक्वाडोर की राजधानी है क्वीटो। याद रखिएगा क्वीटो। अभी मैंने लापाज के बारे में आपको बताया था कि लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। तो क्वीटो के बारे में आप याद रखें कि ये क्वीटो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी मानी जाती है, यानी कि ऐसी दूसरी राजधानी है, सॉरी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। क्लियर। अब ये सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या है भाई, सबसे ऊंचाई पर क्या है, यानी एक डाउट आता है मन में कि सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी का मतलब क्या है। तो सीधा साधा सा अर्थ है कि समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई ज्यादा हो उसे कहा जाएगा सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। अब ये समुद्र तल से ऊंचाई पर कैसे स्थित है, तो याद रखें कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर, है ना, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके पश्चिमी भाग पर, यहां पर इस पूरे ऊपर से लेके नीचे तक एक माउंटेन आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये माउंटेन का क्या नाम है, तो इस माउंटेन को कॉल किया जाता है एंडीज माउंटेन। ये हमारी अगली क्लास में रहेगा, एंडीज माउंटेन या एंडीज पर्वत, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है। बस इसी पर्वत के ऊपर बसी हुई है ये राजधानियां, और इसी पर्वत के ऊपर बसा हुआ है हमारा चिली देश। दैट्स वाई कि हम चिली को क्या नाम देते हैं कि एक पर्वतीय देश है ना, मतलब कि ये पूरा का पूरा पर्वत पर सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो ये यदि कंफ्यूजन हो रहा हो आपको तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि एंडीज पर्वत पर बसी हुई है। दैट्स वाई कि सबसे ऊपर है हमारी लापाज, और सबसे ऊपर है हमारी लापाज, और उसके नीचे हमें क्या दिखाई देती है, यानी 2nd नंबर पर है क्वीटो, जो कि राजधानी किसकी है, इक्वाडोर की राजधानी है क्वीटो। इक्वाडोर से जब आप नीचे आएंगे, इक्वाडोर से जब आप नीचे आएंगे तो इसके नीचे से आपको प्रारंभ होता हुआ देखने के लिए मिलेगा, यह है हमारा पेरू। क्लियर, यहीं पर लिख देता हूं, प्लेस है यहां पर, तो क्लियर, यह है हमारा पेरू। यानी किसी को आपने सुना भी होगा, हिंदी का बहुत अच्छा वर्ड है पेरू, तो यहां पर है पेरू, और पेरू की राजधानी है लीमा। क्लियर, यहां दिखाई देती है लीमा, पेरू की राजधानी लीमा। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ी सी 1 लाइन फैक्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस पेरू में आपको अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र देखने के लिए मिलेगा। पेरू की राजधानी क्या है, लीमा, और इस लीमा में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र स्थित है, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च सेंटर, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान इसको कंप्लीट कर लेना, संस्थान या फिर केंद्र, यहीं पर आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगा। दैट्स वाई कि ये पेरू की राजधानी लीमा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और कुछ यहां पर खास बात नहीं है। क्लियर, हाँ, यहीं पर पेरू के बाजू में आपको दिखाई देता है, पेरू के नीचे से आप देखेंगे कि यहां एक और देश प्रारंभ हो रहा है, और इसका नाम है चिली, और ये चिली जा रहा है पूरा का पूरा दक्षिण तक। ये थोड़ा सा हमारे लिए ज्योग्राफिकल तौर पर इंपॉर्टेंट है। कैसे, तो यहां पर मैं बताता हूं कि यह है चिली, यह है हमारा चिली, और चिली की राजधानी, यह है चिली, और चिली की राजधानी है सैंटियागो। क्लियर, सबसे पहले तो ये जो चिली है, ये चिली एक पर्वतीय देश है, और पर्वतीय देश क्यों है, तो मैंने अभी बताया कि इस पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी भाग पर एंडीज पर्वतमाला का विस्तार है, जो कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, और पूरी एंडीज पर्वत यानी एंडीज पर्वतमाला की जितनी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई है चिली की। क्लियर, तो ये पूरा का पूरा चिली एंडीज पर्वत पर ही स्थित है। दैट्स वाई कि इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम एक पर्वतीय देश का नाम देते हैं, कि एक पर्वतीय देश है। क्लियर है। अब यदि आगे हम बात करते हैं तो इसकी राजधानी है, एक्चुअल में इसकी राजधानी है सैंटियागो। क्लियर, राजधानी क्या है, सैंटियागो, यहां पर आपको सिचुएटेड देखने के लिए मिलेगी, यह है सैंटियागो।
क्लियर। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई यदि ये पूरा का पूरा पर्वतीय क्षेत्र है तो एक्चुअल में ये सैंटियागो को होना चाहिए था विश्व की सबसे ऊंची राजधानी, बट भाई ये माउंट एकांकागुआ पर नहीं है ना, हाईएस्ट पीक तो माउंट एकांकागुआ है, पर वलित पर्वत है एक्चुअल में। तो वलित पर्वत की चौड़ाई लंबाई हर जगह एक सी तो नहीं रहती, हर जगह अलग अलग रहती है ना। तो बस इसीलिए हमने क्या, इसीलिए लापाज सबसे ऊंचाई पर स्थित है। अब ये लापाज कहां पर है, यानी कि एक्चुअल में बोलीविया कहां है, और बोलीविया के साथ साथ परुग्वे, उरुग्वे ये कहां पर आपको दिखाई देते हैं। तो इसी के बाजू से इसी, यह है चिली, और चिली के ही पास से यहां से प्रारंभ होता है क्या, यहां से प्रारंभ हो जाता है, ये है सॉरी यहां पर, यह है हमारा अर्जेंटीना। क्लियर। ये पूरा भाग क्या है, ये पूरा भाग है हमारे अर्जेंटीना का, और अर्जेंटीना की राजधानी अर्जेंटीना। क्लियर। अब ऊपर ये वाले पोर्शन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये है बोलीविया। क्लियर। अब मैं नंबरिंग कर देता हूं, यहां पर ये है 6 नंबर, वहां पर लिखूंगा, और ये है हमारा 7th नंबर। क्लियर, वहीं पर मैं लिखूंगा। अब एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्लियर, कि ये है पूरा बीच वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये है ब्राजील। क्लियर, ये है ब्राजील। और ब्राजील को यदि आप देखें तो हमने एक तो बोला था सबसे बड़ा देश है, तो दिख रहा है सबसे बड़ा है। सेकंड बात कि ये 10 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो देख लो भाई 10 देश कौन कौन से हैं, 1 2 3 4, यानी कि फ्रेंच गुयाना, सुरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर के साथ नहीं बनाता। क्लियर। फिर पेरू, ये आया बोलीविया, परग्वे, और हाँ एक और है, यह है उरुग्वे 8th नंबर, 8 नहीं यहीं पर मैं लिख दूंगा। क्लियर। उरुग्वे और अर्जेंटीना, देखो चिली के साथ नहीं बना रहा, तो 2 के साथ नहीं बना रहा है, इक्वाडोर और चिली के साथ, बाकी 10 के साथ बना रहा है। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 अर्जेंटीना। क्लियर। अब इसी के आगे हम कहां पर थे, हाँ तो हम थे उरुग्वे पर। तो हम पहले उरुग्वे को कंप्लीट कर लेते हैं कि यहां पर आपको नजर आ रहा है उरुग्वे, ये हमारा उरुग्वे। उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेवीडियो, उरुग्वे की कैपिटल है मॉन्टेवीडियो। और मॉन्टेवीडियो क्यों फेमस है, मॉन्टेवीडियो, मॉन्टेवीडियो किस लिए जानी जाती है, तो यहीं पर आपको विश्व का पहला फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए मिलता है। क्लियर, यानी कि प्रथम फुटबॉल वर्ल्ड कप यहीं पर खेला गया था मॉन्टेवीडियो में, दैट्स व्हाई इंपॉर्टेंट है। हाँ हम थे ब्राजील पर, भटक गए थे थोड़ा सा, है ना। तो ब्राजील की यदि हम बात करें तो याद रखें कि ब्राजील का एक्चुअल में नाम किसके नाम पर पड़ा है, तो ब्राजील का नाम एक्चुअल में ब्राजीलिया नामक वृक्ष के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर, तो यही नोट करके मैं लिखता हूं, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूं। हाँ अब ठीक है। चलिए यदि यहां पर हम देखें कि एक्चुअल में ब्राजील का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो ब्राजील का नाम एक्चुअल में ब्राजील नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा है। ब्राजील वृक्ष के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, ब्राजील। ब्राजील वृक्ष है जो कि पाया जाता है ब्राजील में, दैट्स वाई कि इसको हम क्या कॉल करते हैं, ब्राजील को ब्राजील कॉल करते हैं। ब्राजील की राजधानी, इसकी राजधानी है ब्राजीलिया। क्लियर, इसकी राजधानी है ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। क्लियर। और इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हमने पिछली स्लाइड में इसको कवर कर लिया था। तो बस ये रह गया था कि एक तो ब्राजील नामक वृक्ष के नाम पर पड़ा है, साथ में इसकी राजधानी है ब्राजीलिया, यहां कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ एक और बात कि यहीं पर इसी ब्राजील में आपको एक नदी भी देखने के लिए मिलेगी, और इस नदी को कहा जाता है अमेजन नदी। क्लियर, इस नदी को क्या कॉल किया जाता है, अमेजन रिवर। और विश्व की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, बट यदि जलग्रहण क्षमता के हिसाब से हम बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी नदी आती है नील नदी। और ये अमेजन नदी मेनली प्रवाहित होती है कहां पर, मुख्यतः प्रवाहित होती है ये ब्राजील वाले क्षेत्र में, और ये अपना मुहाना बनाती है कहां, तो मुहाना बनाती है इस ओर, यानी कि ब्राजील में ही अटलांटिक महासागर में। चलिए ये आप लिख लीजिएगा कि अमेजन नदी, और ये अमेजन नदी जलग्रहण क्षमता के आधार पर, इसकी जलग्रहण क्षमता के आधार पर ये सबसे बड़ी है, और साथ में ये अपना मुहाना बनाती है अटलांटिक महासागर में। क्लियर,
आपके एटलस में लिखा हुआ है माउथ ऑफ अमेजन रिवर या फिर अमेजन नदी का मुहाना, उसको मार्क करिएगा। और ये इसी अमेजन नदी पर एक बंदरगाह भी स्थित है। और इस बंदरगाह को क्या कॉल किया जाता है, तो यहां पर जो बंदरगाह है अर्थात जो पोर्ट है उसे कॉल किया जाता है, इसे कॉल किया जाता है मनौस बंदरगाह, मनौस बंदरगाह। और ये मनौस बंदरगाह विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। क्लियर, क्या है ये? अंतरतम बंदरगाह है, यानी कि सबसे अंदर स्थित। जैसे हमारा कलकत्ता है, कलकत्ता के बारे में आपने सुना है ना कि हुगली नदी है, अंतरतम बंदरगाह है। बताता हूं मैं अभी, है ना। तो यदि आप यहां पर देखें तो आपने कलकत्ता के बारे में एक बात सुनी होगी कि कलकत्ता में हुगली नदी प्रवाहित होती है और इसी हुगली नदी पर बसा हुआ है क्या, इसी हुगली नदी पर बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। क्लियर। और जो जहाज आते हैं ट्रेड के लिए वो बंगाल की खाड़ी सागर से प्रवेश करते हैं हुगली नदी के मुहाने से हुगली नदी में और आते हैं कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता हमारा समुद्र तट पर स्थित नहीं है, ये नदी तट पर स्थित है। और नदी तट पर स्थित है, इसी कारण से जितने भी जहाज आते हैं वो हुगली नदी के सहारे कलकत्ता पहुंचते हैं। तो इसी प्रकार जब किसी जहाज को यदि ब्राजील के अंदर मनौस बंदरगाह जाना होता है तो प्रवेश करता है अमेजन नदी में और फिर अमेजन नदी के ही सहारे वो प्रवेश करता है कहां पर, मनौस बंदरगाह अर्थात ब्राजील में मध्य में वो पहुंचता है। तो ऐसे बंदरगाह जो समुद्र तट पर ना होकर किसी नदी के तट पर होते हैं और साथ ही थोड़ा अंदर स्थित होते हैं, इन्हें कॉल किया जाता है अंतरतम बंदरगाह। क्लियर। या फिर स्थल रुद्ध बंदरगाह, क्योंकि ये अंदर मौजूद है। क्लियर। तो यहां पर मनौस बंदरगाह सबसे अंदर आता है इस वाले एरिया में। क्लियर। यहां पर मैं बना देता हूं कि कहां आता है, तो यहां कहीं पर आपको मनौस बंदरगाह देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड बात कि हम आए कहां, ब्राजील वाले पार्ट में वापस से। तो ये ब्राजील वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम थे कहां, तो ये बोलीविया वाले में। क्लियर। तो हमने बोलीविया में छोड़ा था। तो 6 नंबर पर यदि आप देखें, इसको ऊपर कर दूं क्या, ऊपर सही रहेगा। क्लियर। तो यदि आप 6 नंबर पर देखें तो 6 पर आपको देखने के लिए मिल रहा है क्या, बोलीविया। और बोलीविया में हमने पहले ही देख लिया था कि बोलीविया की राजधानी क्या है, बोलीविया की राजधानी है लापाज। और यह विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, बार बार बताने की आवश्यकता तो नहीं है। वेरी गुड। क्लियर। अब यदि हम देखें पैराग्वे को, तो पैराग्वे की राजधानी क्या है, पैराग्वे की राजधानी है असुनसियन। क्लियर। पैराग्वे की राजधानी सही है ना, नहीं, पैराग्वे की राजधानी है असुनसियन। क्लियर, पक्का। पैराग्वे, इसकी राजधानी है असुनसियन। ठीक इसी प्रकार यदि हम आते हैं कहां, अर्जेंटीना। क्लियर। तो अर्जेंटीना रह गया है। अर्जेंटीना की राजधानी, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरेस, ब्यूनस आयरस। क्लियर। तो सभी देश हो गए ब्यूनस आयरस। क्लियर। तो ये 13 देश हैं और ये 13 देशों की राजधानी है। क्लियर। कौन कौन सी, तो एक बार हम रिपीट करते हैं कि कौन कौन सा हुआ हमारा। सबसे पहले हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का मैप बनाया और इस मैप में हमने समझा कि उत्तर में है पनामा नहर जो कि आती है पनामा देश में और इस पर अधिकार करता है कौन, यूएसए। और ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को पृथक करती है और कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का ये कार्य करती है। और इसी के नीचे आपको कोलंबिया दिखाई देता है जो कि कैरेबियन सागर को किससे पृथक करती है, कैरेबियन सागर को पृथक करता है अटलांटिक महासागर से, यानी कि ये 2 महासागरों के साथ सीमा साझा करता है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। इसी के बाजू में आता है वेनेजुएला, राजधानी है काराकस। पश्चिम में दिखाई देती है माराकाइबो लेक या फिर माराकाइबो झील। इसी के बाद गुएना, राजधानी है जॉर्ज टाउन। सूरीनाम, राजधानी है परामारिबो। फ्रेंच गुएना की राजधानी है केन। यहां पर आता है इक्वाडोर जो कि जिसकी राजधानी है क्वीटो, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित। क्लियर। यह है दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी, सेकंड है ये, सेकंड हाईएस्ट कैपिटल इन दी वर्ल्ड। और साथ में इसी के नीचे आता है पेरू, राजधानी है लीमा। यहीं पर आपको दिखाई देता है अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। इसी के नीचे आता है चिली, राजधानी है सेंटियागो और यह है एक पर्वतीय देश। ऊपर आता है बोलीविया, राजधानी है लापाज
और इसी लापाज ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है, यहां पर इस स्लाइड में ये लिखा हुआ है। क्लियर। अब इसी के बाजू में आपको दिखाई देता है पैराग्वे, राजधानी है एसोसिएशन, बाजू में आता है उरुग्वे, राजधानी है मोंटेवीडियो। फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए जाना जाता है। सेकंड बात कि यही अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयरस। और ब्राजील हुआ तो ब्राजील का नाम पड़ा है ब्राजील नामक वृक्ष के नाम पर, राजधानी है ब्राजीलिया। यहीं पर आपको विश्व का अंतरतम बंदरगाह मनाउस बंदरगाह स्थित दिखाई देगा, जो कि आता है कहां पर, अमेजन नदी के तटीय क्षेत्र में। अमेजन नदी यहीं से प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर में अपना मुहाना बनाती है। क्लियर इतनी बात। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके दक्षिणी भाग पर। हाँ, चिली के बारे में एक और बात आप याद रखिएगा कि चिली में यदि आप देखें तो चिली के दक्षिणी तट में, है ना, चिली के दक्षिणी तटों को यदि आप देखेंगे तो ये थोड़े से आपको टेढ़े दिखाई देते हैं, अर्थात ये वाले जो तट आपको दिख रहे हैं इन्हें कहा जाता है, ऐसे टूटे फूटे तटों को कॉल किया जाता है फ्योर्ड तट। क्या कहा जाता है इनको? इन्हें कहा जाता है फ्योर्ड तट। और ये फ्योर्ड तट आपको विश्व में कुछ ही स्थानों पर दिखाई देते हैं, और ये कुछ ही स्थान कितने हैं? तो लगभग 2 स्थानों पर हमें मेजर रूप से दिखाई देते हैं। एक तो हो गया चिली, क्लियर, यहां पर लिख देता हूं मैं कि 2 स्थानों पर मिलते हैं, एक है चिली में मिल रहे हैं और एक आपको मिलेंगे यूरोप में, नॉर्वे में। क्लियर, चिली व नॉर्वे में ये स्थित है। क्लियर। कुल मिलाकर जो टूटे फूटे तट रहते हैं, अर्थात टेढ़े मेढ़े टूटे फूटे तटों को आप क्या कॉल करते हैं? फ्योर्ड तट। और ये हो क्यों जाते हैं? तो समुद्री शक्तियों के प्रभाव के परिणाम स्वरूप ये थोड़े टूट फूट जाते हैं, दैट्स वाई कि इनको फ्योर्ड तट कॉल किया जाता है। इसी के नीचे आपको एक और क्षेत्र दिखाई देगा जिससे कॉल किया जाता है, यह है हमारा टिएरा डेल फ्यूगो। क्या है ये? इसको पूरा मैं कर देता हूं। क्लियर। यह है टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप। याद रखें कि ये टिएरा डेल फ्यूगो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि से अलग होता है। किसके द्वारा? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि से अलग होता है मैगलन स्ट्रेट या मैगलन जल संधि के द्वारा। क्लियर। अब ये मैगलन कौन थे? तो बेसिकली मैगलन एक यूरोपीय यात्री थे जिन्होंने प्रशांत महासागर की खोज की थी। यानी कि जब ये निकले तो उस समय तक किसी को नहीं मालूम था कि प्रशांत महासागर जैसा कुछ है विश्व में, मगर जब इन्होंने इस मैगलन जल संधि को क्रॉस किया तो इन्होंने देखा कि यहां पर एक विशालकाय शांत महासागर है। नहीं तो ये पूरा विश्व जानता था केवल और केवल किस महासागर को? केवल और केवल अटलांटिक महासागर को। यानी कि यूरोपियंस जानते थे अटलांटिक महासागर को, और इनके द्वारा ये परिभाषित किया गया था कि सर इससे भी शांत एक महासागर है, दैट्स वाई कि इसको हमने नाम दिया प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन। क्लियर। तो ये प्रशांत महासागर की खोज करने वाले महोदय का नाम है मैगलन, और इसीलिए इस जलमार्ग का हमने क्या नाम रखा? इस जलमार्ग को हमने नाम दिया मैगलन जल संधि। और ये करता क्या है? तो ये बेसिकली अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। अटलांटिक यानी कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर से जोड़ने का कार्य कर रही है कौन? मैगलन जल संधि। और यही अलग करता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि को टिएरा डेल फ्यूगो से। और इस टिएरा डेल फ्यूगो पर 2 देशों का अधिकार है, और ये 2 देश कौन से हैं? ये 2 देश कौन से हैं? तो एक है हमारा, जैसा यहां पर आपको बटा हुआ देखने के लिए मिलेगा, पश्चिमी भाग पर चिली, पूर्वी भाग पर अर्जेंटीना। बस इतना ही करना है कि यदि आप इस टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप के पूर्वी भाग पर देखते हैं, पूर्व में किसका अधिकार है? तो पूर्व में है अर्जेंटीना का अधिकार, पूर्व में दिखाई देगा अर्जेंटीना। और पश्चिम में यानी कि वेस्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? पश्चिम में देखने के लिए मिलेगा चिली का अधिकार। पश्चिम में चिली। ये 2 देशों का अधिकार है कहां पर? टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप पर। अब इसी टिएरा डेल फ्यूगो द्वीप के जब आप उत्तर में जाएंगे, कहां पर? अटलांटिक महासागर में उत्तर में, तो इस ओर आपको एक आइलैंड देखने के लिए मिलेगा। यहां कहीं पर एक आइलैंड देखने के लिए मिलेगा, और इस आइलैंड का क्या नाम है? तो याद रखें कि इस आइलैंड को कॉल किया जाता है फॉकलैंड आइलैंड। क्या कॉल किया जाता है? फॉकलैंड आइलैंड।
और इस फॉकलैंड आइलैंड पर अधिकार है किसका? यूके का, यानी कि यूके ने अपनी कॉलोनी बना रखी है यहां पर। क्लियर? अब यूके की एक नीति है जिसके द्वारा वो कहता है कि एक टाइम फिर से आएगा जब मेरा सनसेट नहीं हुआ। ये नीति क्या है तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक जो जो मैं बोल रहा हूं वो एक सेपरेट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो यदि यहां पर हम फॉकलैंड को देखें तो इस पर अधिकार है यूके का। क्लियर? तो ये है हमारा पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं एक बार इस पूरे मैप को कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, और ये मैप आप बार बार बनाने का ट्राई करेंगे। एक सेकंड, क्या हो गया? क्लियर? तो ये है पूरा पूरा प्रशांत महासागर। क्लियर? ये पूरा ऊपर नीचे ये पूरा प्रशांत महासागर है। तो चलिए एक बार अब पूरा अपन रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सबसे पहले हमने देखा कि इसमें देशों की कुल संख्या है 13 और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है और सबसे बड़ा देश है ब्राजील, और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया, और इसकी दो मेजर सिटीज इंपॉर्टेंट है। एक है हमारी क्या, एक आती है रियो डी जेनेरो और सेकेंड आती है सेंटोस। रियो डी जेनेरो को कॉल किया जाता है फैशन सिटी और इसे सेंटोस को कॉल किया जाता है कहवा पत्तन, क्योंकि एक बंदरगाह है और ब्राजील मेनली जाना जाता है अपने कॉफी के उत्पादन के लिए, और यहां पर उच्च गुणवत्ता की कॉफी को यह निर्यात भी करता है और निर्यात करने के लिए प्रयोग करता है कहवा पत्तन अर्थात सेंटोस बंदरगाह का। और यहां की मेजर सिटी है साओ पोलो जो कि पूरे दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी सिटी है। देन इसके बाद हमने एक एक सिटी मार्क की और फिर एक एक देश मार्क किया और उसमें मौजूद प्रमुख प्रमुख राजधानियां, क्लियर, या फिर सभी देशों की राजधानियों के बारे में हमने समझा। देन इसके बाद हम कहां पर आए, इसके बाद हमने देखा कुछ फैक्चुअल डेटा के बारे में, जैसे कि ब्राजील में आपको और क्या क्या तथ्य विद्यमान दिखाई देते हैं, इसमें स्थल रुद्ध देशों की संख्या कितनी है, साथ ही यहां पर लैटिन अमेरिका क्या है, और ये जो छोटी मोटी वोकैब थी उसके बारे में हमने यहां पर डिस्कस किया। एक एक देश के बारे में हमने देखा और एक एक देश का हमने यहां पर मैप देखा, और यहां से हमने पूरा पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप कवर अप किया। अब जो अगली क्लास हमारी होगी इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को लेकर इसके भौगोलिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे, अर्थात जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो अगली क्लास तक के लिए आप मेरा वेट करिएगा। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू मैम।